गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुस्वागतम सभी बच्चों का। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा कि हम पहले भी पॉलिटिकल साइंस की कुछ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में ले चुका हूं, तो उन क्लासेस को रिपीट करना तो अब थोड़ा गलत होगा। तो मैं आज अपने सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और जो पॉलिटिकल साइंस का पहला जो चैप्टर है हमारा, संविधान क्यों और कैसे, आज हम उसी का एक टॉपिक उठा रहे हैं कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। तो इस टॉपिक को आप डाल लीजिएगा। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख लीजिएगा इसको, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो पहले की क्लासेस थी उसमें हमने भारत के संविधान को बनने की प्रक्रिया, उसको हमने सीखा था कि किस तरह से भारतीय संविधान सभा को की मांग की गई। आपको मैंने पहले की क्लासेस में बताया भी है कि भारतीय संविधान की जो पहली मांग थी, ऑफिशियल मांग थी, वो श्री M.N. रॉय के द्वारा की गई थी 1934 में। उसके बाद हम जो पीछे का जिक्र कर चुके हैं उन बातों को मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। हमने क्या क्या जिक्र किया था। हमने किया कि संविधान सभा की ऑफिशियल मांग कब उठी थी। उसके बाद हमने ऑगस्ट ऑफर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो मिशन था उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद आपको याद होगा जब हमने क्रिप्स मिशन को पढ़ा, उसकी मांग को नकार दिया गया था। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके पश्चात हमने पढ़ा जब द्वितीय विश्व युद्ध एक दर्दनाक मोड़ पर समाप्त हुआ, तो ऐसे में पूरे के पूरे विश्व में इस तरह की चीज़ों का उठना शुरू हो गया था कि जो ये उपनिवेशवाद है इसको कैसे समाप्त किया जाए। और ब्रिटेन उस युद्ध में जीता ज़रूर था, जीतने वाले देशों में शामिल था ब्रिटेन, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन जो था आर्थिक रूप से रिसेशन के दौर में पहुंच गया था, बहुत नीचे चला गया था और उनको अपने उपनिवेशों को छोड़ने का प्रेशर था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, 24 अक्टूबर सन 1945 24 अक्टूबर सन 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको हम जानते हैं UNO के नाम से, उसकी स्थापना हुई। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई और इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने का जो परिणाम हमारे सामने में आया वो ये था कि ब्रिटेन जैसे देशों पर प्रेशर हुआ इस तरह के संगठनों का कि देशों को मुक्त किया जाए। इसी दबाव में आकर सन 1946 में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन भेजा गया। ब्रिटेन के उस समय के जो PM थे, जो उस समय के ब्रिटेन के PM थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था। ये मिशन मार्च में आया था और इसने अपनी रिपोर्ट मई में जमा की थी और हमारी संविधान सभा की मांग को मान लिया गया और अंततः ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2
जुलाई सन 1946 को हमारी जो संविधान सभा थी उसके लिए चुनाव कराए गए, संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए, और उसका डिटेल मैं आपको पहले की क्लासेज में समझा चुका हूँ। और आपको इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 सितंबर 1946 को हमारी अंतरिम सरकार ने शपथ ली थी। अंतरिम सरकार क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे तो उस सरकार को क्या कहा गया था? अंतरिम सरकार कहा गया था। इंटरिम गवर्नमेंट अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको हम कहेंगे इंटरिम गवर्नमेंट का शपथ ली। इंटरिम गवर्नमेंट ने शपथ ली और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सरकार को संभाला। उसमें आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस समय पर जो भारत का वायसराय होता था उसका नाम था लॉर्ड वोवेल। लॉर्ड वोवेल जो थे उस समय उस सरकार के अध्यक्ष के रूप में, जैसे आज हमारे सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कि जो हमारी सरकार है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन उस समय राष्ट्रपति तो थे नहीं, तो उस समय पर जो वहाँ उस समय के वायसराय थे लॉर्ड वोवेल, मैं लिख देता हूँ नाम उनका, ये जो थे उस सरकार के अध्यक्ष थे। और अंततः सरकार ने शपथ ली और बहुत सारे आयोगों की काम शुरू हो गया। और आपको ये पिछली क्लासेज में आप पढ़ भी चुके हैं कि हमने बताया था कि संविधान सभा की बहुत सारी बैठकें हुई, जिनमें से पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, जब हम स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर किनको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2 दिन बाद ही हमारा स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अब हम बात कर रहे हैं कि फरवरी के अंदर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, उन्होंने अपनी संसद यानी कि जो पार्लियामेंट है उनका, उसके अंदर उन्होंने घोषणा की कि हम भारत को कब तक आज़ाद करेंगे? 30 जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और इसी मिशन के तहत उन्होंने मार्च 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था वायसराय बनाकर। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय भी थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन, अगर आपसे एक नंबर में सवाल पूछा जाता है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत, किस प्लान के तहत किया गया, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया गया था। इसके बाद जैसा कि हम पहले भी सारी बातें हो चुकी हैं, 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं, आज़ादी मिल जाती है। और उसके पश्चात होता क्या है कि हमारे संविधान को बनाने की मांग उठती है कि भाई अब संविधान को कैसे बनाया जाए। उसी के लिए जो एक प्रारूप समिति तैयार की गई, यानी कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान की प्रारूप समिति। अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के पिता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसी वजह से कहा जाता है कि जो संविधान को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे,
यानी कि चेयरपर्सन, अध्यक्ष थे ये, अंग्रेजी में कहेंगे इनको चेयरपर्सन। अब ये इस कमेटी में जो थे ये अकेले व्यक्ति नहीं थे, इनके साथ 6 सदस्यों की और कमेटी थी। यानी कि आपको उनके नाम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ये जान सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और उनके साथ में 6 अन्य सदस्य थे। इनमें से एक सदस्य बीच में डेथ हो जाने के कारण उनको बदला गया था और दूसरे सदस्य को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कुछ तनावों की वजह से हटाकर दूसरे सदस्य को ज्वाइन कराया गया था। यानी कि कुल मिलाकर ये 6 सदस्य ये जो थे ये वाले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुल मिलाकर ये कमेटी थी जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हमारा संविधान तैयार करें। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि हम बिल्कुल एकदम नए थे, नए तरीके से आज़ाद हुए थे, तो हमारे इन सदस्यों के ऊपर प्रेशर था कि भाई ये समिति को क्या क्या काम करना है। तो ऐसे में हुआ क्या कि मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। इस समिति ने, इससे पहले जब मैंने इस संविधान चैप्टर को शुरू किया था तो आपकी जानकारी में होगा ये बात कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन से एक हमारे पास अधिनियम आता है जिसको कहते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अनुसार ब्रिटेन, अंग्रेज जो थे हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। इस अधिनियम के तहत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जो ये एक्ट था ये सन 1935 में आया था हमारे ऊपर रूल करने के लिए कि हमारे ऊपर किस तरह से शासन किया जाएगा। तो जब ये समिति बैठी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 70% हिस्सा जो था इस अधिनियम का, जो हम ये अधिनियम देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इसका 70% हिस्सा हमने अपने संविधान में एज इट इज़ ले लिया। अब कितना हिस्सा रह गया? जो बाकी रह गया वो रह गया 30%। यानी कि अब जो 30% जो हिस्सा था जिसको हमें बनाना था अपने संविधान का, उसके लिए लगभग हमने 70 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 70 देशों का जो संविधान था उसका हमारी जो कमेटी थी 6 सदस्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने 70 देशों का संविधान का अध्ययन किया और अंत में जिस देश के संविधान से उन्हें जो अच्छी चीज़ें लगी, जो प्रावधान आपके ये प्रोविजंस के ये प्रोविजंस जो देश से हमें अच्छे लगे, उनको हमने अपने पास ले लिया, ग्रहण कर लिया, हमने अपने संविधान में उसको जगह दे दी। अब जो ये जिन संविधान में हमने जिन प्रोविजंस को जगह दी, अंत में चलकर वही हमारे क्या कहलाते हैं? फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, वो कहलाते हैं हमारे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल आएगा। अब ये सवाल हम क्यों पढ़ें? ये सवाल हमसे 1 नंबर में भी पूछा जाता है। कई बार वो आपसे देश का नाम देंगे, वो आपको देश का नाम देंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए इस देश से हमने कौन सा प्रोविज़न उठाया है। दूसरी बात क्या है? वो हो सकता है आपसे ये पूछें कि प्रोविज़न दे दें आपको कि ये प्रोविज़न है, बताइए ये हमने किस देश से लिया गया है। उसके अलावा आप अगर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ आप एक क्वेश्चन देखेंगे जिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान उधारों का एक थैला है। उधारों का थैला यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें उधार ली हैं। किससे लिए? अन्य देशों से। ऐसी स्थिति में आप अपने इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए कि हमारा जो संविधान है वो एक उधारों से, यानी कि उधार के रूप में हमने लिया है। तो हम देखते हैं जो हमने
अपने संविधान के लिए। अब हम एक एक करके हम हर देश के बारे में आपसे बात करेंगे, हर देश के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आज इस वीडियो में 2-3 देश हम ले लेते हैं और उसके बाद बाकी के देशों को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम पहला ही देश लेते हैं ब्रिटेन। आप सभी इसको नोट करें साथ साथ कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है अपने संविधान में। ध्यान रखना, ये सवाल हमें एक एक चीज़ हमें याद रखनी है कि किस देश से हमें क्या क्या लिया है। ऐसे में पहला जो देश हमने लिया है वो देश है हमारा ब्रिटेन। आप जानते हो जो अंग्रेज़ थे ये ब्रिटेन के ही लोग थे, तो हमारे संविधान पर ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो पहला जो हमने प्रोविज़न लिया है, फर्स्ट प्रोविज़न आप नोट करें सभी, वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो नागरिकता। ये पहला प्रोविज़न है जो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब सिटीजनशिप का आपको याद होगा, अभी पिछले 6-7 महीने पहले आपने नागरिकता को लेकर भारत में बहुत सारे दंगे देखे होंगे। नागरिकता का एक नया संशोधन कानून आया था, उस कानून को लेकर भी बहुत सारे लोगों के अंदर आक्रोश था। तो यहाँ हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि क्या लिया है, लेकिन जब हम संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे वहाँ हम इस नागरिकता को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि, और कई बच्चों के मन में जो CAA को लेकर जो सवाल होंगे हम उन क्वेश्चंस का भी जवाब देंगे। फ़िलहाल हमने जो ब्रिटेन से जो सिटीजनशिप ली है, ये जो नागरिकता है, ये नागरिकता हमारी एक्चुअल में है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, इसको हम हिंदी में कहेंगे तो हम इसको बोलेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अब ये एकल नागरिकता क्या है, थोड़ा सा इसको मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको सीधे शब्दों में, कि जो ये एकल नागरिकता है इसका मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं। कुछ बच्चे हम में से हो सकता है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ हरियाणा से, तो हमें राज्य की नागरिकता हमारे पास नहीं होती है। अगर हमसे कोई पूछता है कि जी हम कहाँ के नागरिक हैं, तो हम चाहे किसी भी स्टेट से हम बिलोंग करते हों, लेकिन हम नागरिक हैं भारत के। यानी कि हमारे देश में केवल सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान है। और अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऐसे में उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। अब आप पूछेंगे कि जी एकल नागरिकता के अलावा कोई और दूसरे तरीके की नागरिकता होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान ने तो एकल नागरिकता को अपनाया, लेकिन अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड ऐसे देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब है, जैसे अमेरिका की हम बात करें, वहां अमेरिका की नागरिकता आपको अलग से लेनी होती है, और स्टेट जो राज्य है, राज्य की नागरिकता आपको अलग से लेनी होती है। लेकिन हमने अपने यहाँ पर केवल सिंगल सिटीजनशिप को हमने अपने यहाँ पे रखा है। दूसरा, हाँ तो बच्चों, जो दूसरा प्रोविज़न है ब्रिटेन से जो हमने लिया है, वो प्रोविज़न क्या है ज़रा देख लीजिएगा। सेकंड प्रोविज़न हमने जो लिया है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे, सरकार की संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से ही लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद, हमारे यहाँ संसद है। संसद में 2 हिस्से हैं हमारे, राज्यसभा और लोकसभा। जो हमारा राज्यसभा है ये हमारा अपर हाउस कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है। जो हमारा लोकसभा है ये हमारा निम्न सदन कहलाता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से उठाया है, क्योंकि वहाँ पर भी आप जानते होंगे ब्रिटेन के अंदर भी 2 सदन होते हैं। उनमें से एक जो उच्च सदन है, जिसको अपर हाउस कहा जाता है ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट के, उस सदन का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो दूसरा सदन है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि उसी की
प्रथा को हमने उठाया और हमने भी अपने यहाँ 2 हाउस रखे। एक हाउस का नाम हमने रखा राज्यसभा, ये हमारा उच्च सदन कहलाता है। उच्च सदन का मतलब है यहाँ पर अपर हाउस। और दूसरा जो सदन है ये हमने लोकसभा कहलाता है, और इसको हम कहते हैं हमारा निम्न सदन है। ये हम दोनों जो सदन हमने उठाए हैं इनको हम कहते हैं लोअर हाउस। ये हमने ब्रिटेन से उठाए हैं। और आप सभी जानते होंगे जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है वही भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में ये जो पूरा सिस्टम हमने उठाया है ये हमने पूरा उठाया है ब्रिटेन से। इसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे, भाग 5 पढ़ेंगे, तब हम इस बारे में जिक्र करेंगे कि इन दोनों सदनों के बारे में अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम तीसरी चीज़ बताते हैं। तीसरी चीज़ हम लेते हैं ब्रिटेन से। क्या लिया हमने? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि हम इसको कहेंगे विधि का शासन। हमारे यहाँ कानून बनाकर तब शासन किया जाता है। तो तीसरी चीज़ हमने जो ब्रिटेन से ली है वो है हमारा रूल ऑफ लॉ। जल्दी से हम चौथी चीज़ पर आते हैं। जो हमने कानून बनाने का जो प्रक्रिया है यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब आप पूछेंगे कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, आगे चल के हम इसकी जिक्र करेंगे। लॉ मेकिंग प्रोसीजर में कानून बनाने का की विधि। आप जानते हैं हमारे यहाँ बिल लाया जाता है सदन के अंदर। वो बिल पहले दोनों से पास होता है, राज्यसभा से भी पास होता है, लोकसभा से भी पास होता है, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वो जो लॉ है वो फिर एक एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो जो ये तरीका है कि कानून कैसे बनाया जाएगा, कानून कैसे बनेगा, ये तरीका हमने कहाँ से उठाया? ब्रिटेन से उठाया। कि हाउसेज में, दोनों हाउसेज में पहले जाके पास होगा। जो हमने भी यहाँ बात की थी, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में जाके पहले पास होगा। पास होने के बाद वो विधेयक जो है, बिल जो है, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद वो एक कानून बन जाएगा और वो हमारे कानून का एक हिस्सा बन जाएगा। पांचवा जो और अंतिम जो है वो मैं आपको बता दूं कि क्या है। वो हमने वहाँ से क्या लिया है? जुडिशियल रिट्स। इन जुडिशियल रिट्स की बात हम करेंगे। इनको कहते हैं न्यायिक रिट। थोड़ा मैं इनके बारे में डिटेल में तब हम बात करेंगे जब हम भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब हम इन रिट्स के बारे में बात करेंगे। 5 तरह की रिट्स हैं, इन्हें जारी किया जाता है। और ये रिट जारी कौन करता है? आर्टिकल 32 जब हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो जारी करता है इन रिट्स को। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो इन रिट्स को जारी करता है। अब ये रिट्स क्या हैं? अगर न्यायालय को ये लगता है कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी भी व्यक्ति का, समाज के किसी भी वर्ग का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में उनके हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, और इनको हम विस्तार रूप में जैसे ही हम अपना न्यायालय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ब्रिटेन से हमने ये 5 चीज़ें ली हैं जिनको, तो बच्चों जो ये बाकी के देश हैं, आज हमने केवल ब्रिटेन को लिया है यहाँ पर, और ब्रिटेन से हमने कौन कौन से प्रोविज़न्स को लिया है, किन किन प्रावधानों को लिया है, उनका जिक्र किया है। अभी हमारे पास बहुत सारे देश हैं, उन देशों का जिक्र हम आगे के आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो आज बताया गया है वो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।